students, I welcome you to the next lecture in the current electricity lecture series and आज हम लोग लेक्चर 7 की बात करेंगे। तो आइए हम लेक्चर 7 के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि आज हमारा डिस्कशन बेसिकली किन चीज़ों पे होने वाला है। बेसिकली जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है बेसिक सर्किट थ्योरी पर। फिर हम मूव करेंगे किरचॉफ्स लॉ पर कि हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं। फिर हम मीटर ब्रिज का थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में एक टॉपिक बच गया था, वो था 3D कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फिर हम आगे जाके उसका भी डिस्कशन पूरी तौर पर करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर जिसने पढ़ लिया उसने IIT के लिए बहुत से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया। तो बेसिकली आज के लेक्चर को आप लोग थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ओके, आइए तो हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन है बेसिक सर्किट थ्योरी। तो बेसिकली बेसिक सर्किट थ्योरी क्या है? बेसिक सर्किट थ्योरी आपकी सर्किट एनालिसिस करने में मदद करती है। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल दो चीज़ों को याद रखना है, एक V इक्वल्स टू IR और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डिवीजन ऑफ वोल्टेज एंड करंट अकॉर्डिंग टू इट। बेसिकली अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको सिर्फ मैंने बोला दो चीज़ें याद रखनी है, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ, एंड आपको याद रखना है कि क्या कहते हैं जो वोल्टेज डिवीजन रूल है और जो करंट डिवीजन रूल है वो आपको याद रखना है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 3.5। सपोज़ कीजिए आपको एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स दे दिए गए जो 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मान लीजिएगा कि 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की। आपसे मैंने पूछ लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क के अक्रॉस क्या होगी और यहाँ पे वोल्टेज क्या क्या आएगा, मैंने आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, मतलब मैंने आपसे A और B के बीच में यहाँ पे वोल्टेज पूछ लिया है, फिर मैंने आपसे B और C के बीच में एक वोल्टेज पूछ लिया है और एट एंड मैंने आपसे C और D के बीच में एक वोल्टेज को पूछ लिया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि आप इसको वोल्टेज मान लें और इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल के साथ ही लेके चलें। और मैं आपको, जैसे कि आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर नेट में निकाली हो, ये क्या कहते हैं इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, और ये 12 6 है तो 12 6 के लिए आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा 4 मेरे ख्याल से, या 1/1/12 + 1/6। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, हाँ 4 बनेगा। तो ये ओवरऑल 4 बनेगा। तो 4 + 2 1 7 तो ये हो गया। तो जो हमारा करंट बनता है, हमने बैटरी वाली इक्वेशन पढ़ी थी EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपकी EMF है 16 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम। अब देखिए ये पूरा बैटरी है, इस पूरे को आपको बैटरी मानना पड़ेगा। तो 16/1 + 7 जो कि होगा 8। तो आपका जो करंट बन रहा है वो 2 एम्पियर बन रहा है। सबसे पहले तो हमें करंट निकालना था। ठीक है, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क निकालनी थी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क क्या निकली? 7 ओम्स। फिर करंट क्या निकली? करंट आपकी 2 एम्पियर निकली। अब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट है तो आपका सर्किट देखिए सिंप्लीफाई हो गया। आपको ये पता चल गया कि जो हमारा वोल्टेज जो आएगा वो होगा E - IR। तो मतलब 16 - 2 × योर 1 विच इज़ 14। तो मतलब ये जो पूरी बैटरी थी ये इक्विवेलेंट वोल्टेज कितने का दे रही है? 14 का। ठीक है, आप यहाँ तक चीज़ों को निकाल लो। अब यहाँ तक निकालने के बाद आपको VAB VCD और ये सारी चीज़ निकालनी है। हम ये बात जानते हैं कि VAB + VBC + VCD क्या होगा, हमारे किसके बराबर होगा? 14 के। तो बेसिकली हम 2 क्वांटिटीज़ को निकालेंगे, एक हमको मिल जाएगी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? आपको वोल्टेज दिया है, आपको यहाँ नेट रेजिस्टेंस आपकी कितनी आ रही थी? 7 आ रही थी। तो सर्किट में आपको ये बात पता है कि करंट कितने का आ रहा है? 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का करंट सर्किट में चल रहा है। तो हम ये बात जान रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट सर्किट में चल रहा है। यहाँ की नेट रेजिस्टेंस आई थी 2 ओम। 2 एम्पियर करंट 2 ओम से पास की है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगी IR, मतलब 2 × 2 4। फिर सेम 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रहा है
इन दैट केस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगी 2, और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगी 8। तो देखिए आपको VAB, VBC, VCD भी मिल गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपने 10th में भी पढ़े होंगे। तो आपको VAB मिल गया 4, VBC मिल गया 2 वोल्ट और VCD मिल गया आपको 8 वोल्ट। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पोस्ट किया हुआ है, इफ़ एट ऑल यू वांट टू सी। इसमें भी उसने वही किया है, पहले उसने नेट रेजिस्टेंस निकाली ब्रांच की जो कि 7 आई है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके उसने करंट को कैलकुलेट कर लिया है। एक बार उसने करंट कैलकुलेट कर लिया, करंट को कैलकुलेट करने के बाद उसने क्या किया है, उसने हर एक ब्रांच में जैसे कि जहाँ पे 4-4 लगा था तो वहाँ 2 का रिजल्टेंट आ रहा था, उस 2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी वो निकालने के करंट इंटू रेजिस्टेंस किया है, V=IR वाला फॉर्मूला। या तो इसने यहाँ करंट डिवीजन रूल भी लगा दिया है। आप इतना डिटेल में मत चलो, मैंने आपको एक बहुत सिंपल मेथड बता दिया है, उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको एक और मैंने क्वेश्चन दे दिया बेसिक सर्किट थ्योरी का, एक बहुत अच्छा सा आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम का इस टाइप से मैंने पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया है। मैंने आपसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हुई, तो ये 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस आपकी बननी चाहिए 1/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, यही बननी चाहिए। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 10 प्लस 5 प्लस 4 जो कि होगा 19। तो 20/19 विल बी योर net resistance of the combination. Now you have got the net resistance of the combination and the EMF of the battery is 20 वोल्ट। हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालना है। तो देखिए आसपास कहीं और रेजिस्टेंस नहीं लगी तो ये 20 वोल्ट का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आएगा, क्योंकि ब्रांचेस पैरेलल में हैं। तो 20 वोल्ट अगर यहाँ आ रहा है तो ऊपर भी कितना आएगा 20 वोल्ट, और इसके ऊपर भी कितना आएगा 20 वोल्ट। तो अब हम ये जान गए हैं कि यहाँ से इसको देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, 20 वोल्ट यहाँ था, ये स्ट्रेट वायर लगी थी तो यहाँ वोल्टेज कितना आया 20 वोल्ट, और यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट, मतलब एक टर्मिनल 20 पे एक टर्मिनल 0 पे आया 0 वोल्ट। अब देखो 20 और 0 के बीच ये वाली ब्रांच है, मतलब इस वाली ब्रांच पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो भी कितने का है 20 और 0 का। मतलब आप ऐसा समझो कि 2 ओम का रेजिस्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 20 वोल्ट का है। तो करंट कितना है ब्रांच में V/R, मतलब 20/2 मतलब 10, तो 10 एम्पियर का करंट इधर गया। वैसे ही अगर आप 4 वाले के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 4 वाले के लिए यहाँ पे करंट को फाइंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना चाहिए 5, और 5 वाले के लिए अगर आप फाइंड करोगे तो 4, मतलब टोटल करंट यहाँ से क्या निकला, अरे भाई 10 इधर 5 इधर 4 इधर, तो टोटल करंट निकला 10 + 5 + 4 जो कि होगा 19 एम्पियर्स के बराबर। टोटल करंट दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी वाज 19 एम्पियर। इन ईच ब्रांच आपने भी करंट निकाल लिया, और हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितने का है आपने ये भी निकाल लिया। हम ऐसा यहाँ पे इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ पे देखिए वोल्टेज की जगह EMF दिया है, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे आती थी वो हमें क्या देती है, वो हमें 0 दे दिया, तो EMF ही हमारे यहाँ पे वोल्टेज बन गया है। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आपको रिमेंबर करके चलना है। अब जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, डिटरमाइन द करंट इन द ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर दिस। अगर आप इस नेटवर्क को देखो, ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है आपकी, एक तरीके से ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका एक तरह से बैटरी है। ठीक है, आपको बेसिकली दिया क्या है, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दिया है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालनी A और C पॉइंट के बीच, तो आप कैसे निकालोगे, बेसिकली इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अरे भाई इसको अगर आप 10/5 कर दो, ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। नहीं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, डेटा में कुछ गड़बड़ी लिया है इन्होंने, सॉरी डेटा में एक गड़बड़ी थी, आप उसको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, सबको 5 ले लो, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी, बीच वाली ब्रांच गायब हो जाएगी। जब बीच वाली ब्रांच गायब हो जाएगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को निकाल लेना,
और ई बराबर आई बाई आर प्लस आर कर लेना। एक बार तुमको ये मिल गया तो इसका यूज़ करके तुम बाकी सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ट्राई करना। हाँ, इसमें क्या करना, सारे रजिस्टेंस जो 10-10 के मैंने लिए हैं वो 5-5 के कर लेना, क्योंकि वहाँ 10 के रजिस्टर्स नहीं होंगे। ओके, तो KVL KCL के ऊपर एक बहुत अच्छा सा PDF है मेरे पास, मैं आपको PDF से उसको थोड़ा बहुत कवर कराता हूँ। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड व्हाई इट इज यूज्ड? दिस लॉ इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। नोट, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स की पहली लॉ जो है वो क्या है, वो KCL है, जिसको हम बोलते हैं करंट रूल या जंक्शन रूल। ठीक है, ये लॉ जो है, एक बात और याद रखें, ये लॉ किस पे बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इस बात को याद रखें कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। तो बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द समेशन ऑफ द करंट एट नोड। नोड कौन सा पॉइंट होता है, जैसे यहाँ वायर है, ये वायर टूट रही है, ठीक है, ये इस वायर की 2 ब्रांचेस बन रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो टूट रही है, ठीक है, मैं यहाँ येलो से उसको आपको दिखाता हूँ, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये टूट रही है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे आपकी नोड है, तो जो करंट होता है नोड पे, जितने भी करंट मिलते हैं उन सबका समेशन 0 होता है, उन सबका समेशन 0 होता है। बेसिकली ये लॉ यही कहती है कि नोड पे जो भी करंट आपके मिलते हैं उन सबका समेशन क्या होता है, उन सबका समेशन 0 होता है। अब ये समेशन कैसे 0 होता है, तो आइए देखते हैं समेशन को हम कैसे 0 कंसिडर करते हैं, या कैसे हम उसको क्या कहते हैं 0 बोल रहे हैं। बेसिकली हम एक कन्वेंशन लेके चलते हैं कि हमारा जो इनकमिंग करंट होगा, जैसे नोड की तरफ जो आ रहा होगा, जो नोड की तरफ आ रहा होगा, इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव भी मान सकते हैं इनकमिंग को, लेकिन हम नेगेटिव मान रहे हैं, और आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो I4 I3 क्या है, I4 और आउटगोइंग कौन कौन सा है, I4 और I2 आउटगोइंग है। ध्यान से देखो, तो I4 और I2 आउटगोइंग है। तो बेसिकली I4 प्लस I2 आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट बराबर होता है। किरचॉफ्स के हिसाब से ये है कि एक नोड पे जो आउटगोइंग करंट होगा, जो इनकमिंग करंट होगा, हमेशा बराबर। तो I4 प्लस I2 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू I1 प्लस I3। according to this we can write I4 plus I2 minus I1 minus I3 equals to 0। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है कि जो चार्ज है वो आपका सर्किट में क्रिएट नहीं हो रहा और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए आप नोड पे ये सारी चीज़ों को आप लिख पा रहे हो। अब ये बहुत ही अच्छा, मतलब क्या कहना, KCL एक बहुत ही पावरफुल लॉ है एनालिसिस के लिए, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, ये लॉ कैपेसिटर पे भी अप्लाई होती है, RC सर्किट्स पे भी अप्लाई हो जाती है, RL सर्किट्स पे भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, AC करंट्स के साथ भी हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिकली KCL एक बहुत अच्छी लॉ है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। लॉ RC सर्किट्स के लिए, स्टेडी स्टेट के लिए, जैसे RC सर्किट में आप चार्जिंग पढ़ते हो, डिस्चार्जिंग पढ़ते हो, स्टेडी स्टेट पढ़ते हो। ठीक है, अभी आगे का वो टॉपिक है मैग्नेटिज्म में, तो वो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और स्टेडी स्टेट की एनालिसिस के लिए हम बेसिकली KCL को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। इसके बाद एक आती है लॉ KVL। तो KVL हमारी जैसे समझ में आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ठीक है, ये बोलती है कि अलजेब्रिक सम वोल्टेज का जो एक लूप में होगा, ठीक है, एक मेश में होगा, वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। समेशन ऑफ द वोल्टेज इन द मेश विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम सारी चीज़ें बताएंगे। बेसिकली हमारा वोल्टेज क्या है, हमारा वोल्टेज है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ वाइडली डिस्कस इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिक ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ये होती है कि सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस अराउंड द क्लोज लूप इज not 0, ultimate energy could be gained by the repeatedly carrying charge around the loop। कहने का अर्थ ये, अगर मैं ऐसा एक क्लोज लूप, ठीक है, मान लो एक बहुत बड़ा सा सर्किट है, ऐसे बना हुआ है कुछ, उसमें मैं एक लूप को उठा लूँ, तो इस लूप के अंदर अगर मैं ट्रैवर्स करूँ,
ठीक है, मान लो इस ब्रांच में कुछ करंट था, इस ब्रांच में कुछ करंट था, इस ब्रांच में कुछ करंट था, इस ब्रांच में कुछ करंट था। इन सारे करंट्स को अगर मैं बहुत अच्छे से ट्रैवर्स करूँ तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, उन सबका समीशन जीरो होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत साइन कन्वेंशन है, जैसे कि अगर ये डायग्राम तुम लोग को विजिबल हो तो देखो इसमें इसने ऐसे ट्रैवर्स किया है। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो सपोज मैं ए से चला, अब I1 की डायरेक्शन में है, R1 को हम जब ट्रेवल कर रहे हैं तो देखो करंट की डायरेक्शन और हमारे ट्रेवर्सल की डायरेक्शन एक है, I1 की डायरेक्शन हम जिस तरह से चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन एक है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं I1 R1 जब हमारी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन सेम हो। अब देखो R2 पे आ रहे हैं, I2 की डायरेक्शन अलग है तो हम लिख सकते हैं I2 R2। यहाँ पे उसने उल्टा कन्वेंशन ऊपर लिख दिया है, जैसे मैं चल रहा हूँ आप ऐसे देखो। अब देखो बैटरी के पॉजिटिव हेड से मिले, पॉजिटिव हेड से मिलो तो हमेशा क्या लिखोगे, प्लस ई। उसके बाद यहाँ के फिर करंट और रेजिस्टर की डायरेक्शन में हो तो I3 R3। फिर बैटरी के किस एंड से मिले, नेगेटिव, तो माइनस E2। फिर बैटरी के किस एंड से मिल रहे हो, नेगेटिव, फिर माइनस E3। और फिर देखो जब यहाँ पहुँचे हो तो I4 के अलॉन्ग हो तो प्लस I4 R3। इन सबका समीशन किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो बेसिकली दिस इज KVL। यूजिंग KVL एंड KCL वी कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, एप्लीकेशन में दो चीज़ों को आपको याद रखना है, एक हमें साइन कन्वेंशन देखनी है और दूसरा हमको क्या कहते हैं बैटरी के लिए भी साइन कन्वेंशन देखनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जब पॉजिटिव एंड से तुम मिल रहे हो तो ये प्लस ई होगा, और जब नेगेटिव एंड से मिल रहे हो तो ये माइनस ई होगा, और जब करंट के अलॉन्ग चल रहे हो तो प्लस IR होगा, जब करंट से अपोजिट चल रहे हो तो माइनस IR। जो मैंने कन्वेंशन बताई वो देख लेना बुक में, हो सकता है इसको उल्टा दिया हो। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको कन्वेंशन बता दी उस कन्वेंशन से आप चलोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब जैसे कि अगर आप कैपेसिटर की बात करो, कैपेसिटर के अगर आप पॉजिटिव प्लेट से मिल रहे हो तो प्लस Q/C विल बी द करंट इन द स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स अगर चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो, वैसे मैं समझा दे रहा हूँ। जब हम कैपेसिटर को, ऐसा तो कैपेसिटर AC के साथ कनेक्ट होता है, पर अगर हम DC के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का केस आता है, जहाँ पे हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। स्टेडी स्टेट में जो हमारा करंट बनता है वो हमारा Q/C के फॉर्म में बनता है। ठीक है, जो करंट की इक्वेशन आती है वो Q/C के टर्म में आती है। तो जो करंट है हमारा अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट की तो जा रहा है तो हम प्लस Q/C लेते हैं, और नेगेटिव प्लेट की तरफ से आ रहा है तो हम माइनस Q/C लेते हैं। ठीक है, वैसे इंडक्टर होता है, इंडक्टर भी एक AC वाला एलिमेंट है, DC के साथ जनरली कनेक्ट नहीं किया जाता है। अगर हम इसको AC के साथ नहीं DC के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस हमको एक बात को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो LdI/dt वाला फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि LdI/dt आपका क्या है, बेसिकली आपका करंट है। तो जब ओरिजिनल करंट के अलॉन्ग हम ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, LdI/dt चल रहा होता है, तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा हम उसको नेगेटिव लेते हैं। बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, गाइडलाइन वगैरह मैंने दी है, चाहो तो उसको अच्छे से पढ़ लो। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम KVL KCL को देखो कैसे यूज़ करते हैं। पहले एक बार तुम क्लोज लूप इसको मानो, फिर एक बार क्लोज लूप इसको मानो। ठीक है, मानने से पहले एक काम कर लो, हर तरफ करंट की वैल्यू ले लो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हर तरफ तुमने यहाँ से I करंट भेजा, सपोज करो यहाँ से तुमने ΔI करंट भेजा, यहाँ I1 I2 I3 I4 सब में वो करंट बढ़ गया। अब तुम क्या करो, हर एक लूप में अलग से तुम लॉ लगाओ। जब उस लॉ को तुम लगाओगे तो अलग अलग लूप के हिसाब से तुम्हें इक्वेशन मिलेगी। यहाँ देखो बेसिकली कितना लूप है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 लूप ये हो गया, 5वां लूप ये हो गया, 6ठा लूप ये हो गया, 7वां लूप ये हो गया। अब तुमको ये दिमाग लगाना है कि हमें कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड और किस किस लूप से वो इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ें क्वेश्चन को देख के याद नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे आपको सिखाएंगे। बल्कि मैं अभी आपको KVL KCL से एक अच्छा मेथड सिखा देता हूँ बेसिक सर्किट को सॉल्व करने का। बेसिक क्या, कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी KVL KCL को याद रखो थोड़ा सा। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, कई बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। हम एक डिवाइस की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर की। व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर? बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं है। इट्स अ बाइलेटरल एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ एलिमेंट, इट्स अ डिवाइस। हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट हमारा DC करंट को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, और हॉट वायर गैल्वेनोमीटर हमारा AC को मेजर करने के लिए होता है। जैसे आपका गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन बताता है।
आपने ऐसे यहाँ से स्विच क्लोज किया, कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा सपोज करिए इस डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे हो जाएगी, और अगर इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे हो जाएगी। बेसिकली गैल्वेनोमीटर में होता क्या है, ऐसे आपका गॉज होता है, ऐसे आपकी स्केल होती है, स्केल पे एकदम जीरो पे आपकी नीडल रेस्ट कर रही होती है। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो नीडल आपकी इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है, और अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो आपकी जो नीडल होती है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। छोटे से छोटा डिफ्लेक्शन भी गैल्वेनोमीटर शो करता है। जितना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज़्यादा करंट की इंटेंसिटी होगी। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करके वोल्ट मीटर बना सकते हैं और एमीटर बना सकते हैं अपनी मनचाही रेंज का। ठीक है, यूजिंग गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस वी कैन ऑल्सो मेक द वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑफ आवर ओन रेंजेस। इसके बाद बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है गैल्वेनोमीटर का, कि जो आपका करंट होता है वो थीटा के फॉर्म में वो डिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप नीडल पे ध्यान दो कि आपके जीरो एंगल पे नीडल थी, ठीक है, करंट इस तरफ ज़्यादा इंटेंसिटी का मूव कर रहा, तो ये थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था तो एंगल 10 डिग्री आ रहा था। अब अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और रेंज है अगर उसकी तो एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे करंट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा। थीटा इज अ डिफ्लेक्शन एंगल। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज करो यहाँ से करंट निकला, पूरा करंट इसमें से पास कर, ठीक है, जितनी उसकी रेंज है, तो वो होता है फुल स्केल, क्या बोलते हैं उसको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं शंट की। शंट क्या होता है, शंट हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो एस का सिंबल देख रहे हो बेसिकली शंट है। शंट एक बात याद रखना, शंट एक तरीके का रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब हम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें करंट और मैग्नेट और क्या कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो उसमें 3 तरीके का टॉर्क होता है, ठीक है। एक आपका डैम्पिंग टॉर्क होता है, सॉरी एक आपका डिफ्लेक्शन होता है, एक आपका डैम्पिंग होता है और एक आपका रिस्टोरिंग होता है। बेसिकली जब आप इसको स्टार्ट करते हो इक्विपमेंट को तो आपका डिफ्लेक्शन लाने वाला टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फिर आपका जो मैग्नेट और या जो उसमें इक्विपमेंट लगा रहता है स्प्रिंग वगैरह, तो स्प्रिंग वगैरह क्या करती है, जैसे कि आपकी नीडल ऐसे ऐसे हिल रही होती है, उस हिलने को कम करके एक रीडिंग पर रोकने का काम करता है ये डैम्पिंग टॉर्क। और जब आप सर्किट ऑफ करते हो तो ये नीडल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचाने का काम कौन करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो बेसिकली इन सारे टॉर्क्स, ये सारे टॉर्क में एनर्जी बहुत होती है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली अपने सर्किट से नहीं जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ने से पहले हम उसको एक शंट से जोड़ते हैं। अगर आप शंट से ना जोड़ो तो होगा क्या कि आपका जो करंट फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर से वो मे बी गैल्वेनोमीटर को या तो डिस्टर्ब कर दे या तो वो सही तरीके का डिफ्लेक्शन ना दे। इसी वजह से शंट से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरिट्स ऑफ द शंट इज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर कॉइल फ्रॉम बर्निंग। इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ द डिजायर्ड रेंज। एमीटर बनाने के भी काम आता है शंट। और शंट की रेजिस्टेंस जो होती है वो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को डिक्रीज करती है। कैसे, सपोज करो 10 एम्पियर करंट आ रहा था, अब ये शंट बहुत छोटी रेजिस्टेंस होती है, सपोज करो इसने 0.1 यहाँ पे ओम ले लिया, इधर कितना गया 0.9 गया ना, 0.9 सॉरी 0.9 कह रहा हूँ, 9.9 गया। अब ये 9.9 जो क्वांटिटी है अगर 10 पे इतनी आने वाली थी डिफ्लेक्शन, तो 9.9 पे में भी इतनी है, ठीक है, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली शंट का यही डिमेरिट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमीटर की। एमीटर क्या होता है, एमीटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जो करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने लैब में देखा होगा ना कि इस टाइप का एक डिवाइस होता है, यहाँ पे 0 वैल्यू होती है और यहाँ पे रेंज दी होती है कुछ वैल्यू की। आप जैसे इस डिवाइस को कनेक्ट करते हो सर्किट में तो बेसिकली 0 से मान लो 100 तक थी, तो वहाँ से वो रेंज जहाँ भी करंट की वैल्यू आती है वहाँ तक वो जाता है, ठीक है। एमीटर डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट। और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में। देखो करंट हमारी ब्रांच में होता है तो हमेशा इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ना कि पैरेलल में, ठीक। एमीटर जो होता है वो एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, पर उसकी रेंजेस फिक्स्ड हैं। जो मार्केट में बहुत फिक्स्ड रेंज का आता है, इतने से इतना लैब के लिए इतने से इतना, ठीक है। स्मॉलर रेजिस्टेंस, और एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, मतलब एमीटर खुद भी एक डिवाइस है तो उसकी भी कुछ की रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, तो वो रेजिस्टेंस जितनी स्मॉल होगी उतना ज़्यादा एमीटर एक्यूरेट होगा। और एमीटर को एक तरीके से आइडियल एमीटर हम तब बोलेंगे जब उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जब उसकी रेजिस्टेंस हो जाए 0, ठीक।
जब उस एमीटर की रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाती है तो उस केस में एमीटर हमारा कैसा एमीटर है, आइडियल एमीटर है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का तरीका यह है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक शंट जोड़ दो। जैसे आप शंट जोड़ोगे पैरेलल में तो आपका जो भी अब गैल्वेनोमीटर होगा वो आपका क्या कहते हैं एमीटर की तरह काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा इसकी पूरी प्रोसेस मैंने शीट में दे रखी है, चाहो तो पढ़ लो, तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। ठीक है, जैसे कि ये दो पॉइंट है, आर के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं लैब में। वोल्ट मीटर भी आपको अच्छी रीडिंग देता है, लेकिन इसके खुद की रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग में एरर आता है। ये एरर क्यों आता है? ये ट्रू वैल्यू से एरर इसलिए आता है क्योंकि इसकी खुद की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी वोल्ट मीटर की घटेगी। ठीक है, ऐसा वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, सॉरी, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वोल्ट मीटर का एक्यूरेसी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दोगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वोल्ट मीटर होगा। अब इसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में अगर आप शंट को जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको वोल्ट मीटर बन जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना कि गैल्वेनोमीटर से अपने डिज़ायर्ड रेंज का वोल्ट मीटर कैसे बनाए, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा 3D एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की, बैलेंस्ड ब्रिज की, अनबैलेंस्ड ब्रिज की, और इनकी एप्लीकेशन क्या होती है। बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, ऐसा रियलिटी में कोई ब्रिज नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट होता है 4 रेजिस्टर का नहीं है, 4 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, एक्चुअली 5 इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का। जैसे वायर और 4 रेजिस्टर तो 5 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या 5 रेजिस्टर 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं या कोई भी एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं और इधर साइड के एलिमेंट्स का रेशियो, जैसे कि कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस का इधर इधर का रेशियो, इधर इधर का रेशियो बराबर हो। ठीक है, मान लो इधर तो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, तो रेजिस्टेंस के टर्म में बात करें तो P/R और Q/S का अगर रेशियो बराबर हो, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि P/R जो है वो हमारा बराबर हो किसके? Q/S के। इन दैट केस क्या होगा कि बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। मतलब बीच वाली ब्रांच में अगर गैल्वेनोमीटर लगा दो तो वो क्या कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा? नहीं शो करेगा। तो इसलिए बीच वाली ब्रांच को आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। वैसा होता क्यों है? जब P/Q है और R/S है, जब P/Q और R/S इक्वल है तो होता ऐसा है कि VB बराबर VD हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा। अब करंट क्यों फ्लो करता है? करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस ही ना हो तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। मतलब करंट यहाँ से आया और डायरेक्ट यहाँ चला गया, इस ब्रांच में कहे ही नहीं। जब पिंक वाली वो ब्रांच में गए ही नहीं, मतलब करंट ऐसे आया ऐसे चला गया और इस ब्रांच में गया ही नहीं, तो इस वजह से इस ब्रांच को कंसिडर करने को कोई मतलब नहीं है। सर्किट से हम इसको इरेज कर सकते हैं, तो बेसिकली इस ब्रांच को हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होता है, ये तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये इसको बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वो होता है जिसमें P/R इज नॉट इक्वल्स टू Q/S। ये बात मैं सिर्फ रजिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ इंडक्टर कनेक्ट कर दोगे तब भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, कैपेसिटर कनेक्ट कर दोगे तब भी, या कैपेसिटर रजिस्टर करोगे तब भी। उस केस में कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस का रेशियो हम चेक करते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में जब ये चीज़ बराबर नहीं होगी तो कुछ ना, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, उसका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ऐसे ब्रिज को क्या बोलते हैं? ऐसे ब्रिज को बोलते हैं अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। डीप में इसकी थ्योरी एनसीईआरटी में दी है, चाहो तो वहाँ से पढ़ लो, हालांकि जानने वाली थ्योरी थी। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? इसकी एप्लीकेशन रजिस्टर के टेम्परेचर को नापने के लिए होती है, थर्मिस्टर की प्रॉपर्टीज़ को नापने के लिए होती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में यूज़ करते हैं। कैरी फॉस्टर ब्रिज एक आता है, उसका एक्सपेरिमेंट आपके बीटेक वगैरह में करवाया जाता है, ठीक है। तो कैरी फॉस्टर ब्रिज में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का। मीटर ब्रिज अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मीटर ब्रिज में भी हम इसका अच्छा खासा उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या है? मीटर ब्रिज एक एक्सटेंडेड फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज का, और इसकी एप्लीकेशन है बेसिकली आपका ये, आपकी जो वायर होती है ए से बी, आपने ए से सी आप एक वायर कनेक्ट करते हो, ठीक है, और सी से इस पॉइंट तक आपकी प्लेट होती है। प्लेट के अक्रॉस आप इस टाइप का रजिस्टर जोड़ते हो। फिर उसके बाद बीच में इस यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं प्लेट पे,
इस डॉट से आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, गैल्वेनोमीटर से जो बी पॉइंट देख रहे हो ये बेसिकली उसमें जॉकी होता है। जॉकी क्या होता है, आपका ऐसे एक पेन टाइप का रहेगा और इसके आगे एक मेटल की टिप होगी, ठीक है, और जैसे ही इस टिप को आप वायर पे छुओगे तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो ऐसी चीज़ को जॉकी बोलते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली आपका एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। लैब वगैरह में जाना तो मीटर भी ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको दिखेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसमें आपका ढेर सारा स्टेप का ऐसा बॉक्स बना होता है, इनके अंदर ढेर सारी कॉइलिंग होती है और हर जगह पे यहाँ पे एक ऐसे करके रॉड्स या क्लिप टाइप की चीज़ें होती हैं। सारी क्लिप को निकाल दोगे तो जीरो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे क्लिप लगाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ वेरिएबल रजिस्टर, जिसको आप रन टाइम में भी आप जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा सकते हो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वायर को लेते हैं, ए और सी से हम एक वायर को बांधते हैं। ये वायर बेसिकली कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेटिन वायर होती है जिसकी खुद की रेजिस्टेंस होती है। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, लेकिन अगर हम जॉकी को यहाँ रखें तो हमारी लेंथ वेरी कर गई, एरिया भी फिक्स्ड है, तो लेंथ की वेरिएशन से रेजिस्टेंस वेरी करेगी वायर की, और जब वायर की रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो बेसिकली अगर आप इस सर्किट को देख पा रहे हो तो सर्किट दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट अगर तुम ड्रॉ करने की कोशिश करो तो यहाँ तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। मैं भी आपको इस सर्किट का एक अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूँ कैसे बनेगा। इस सर्किट का रियलिटी में डायग्राम क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपका वायर का एल वाला पोर्शन है, ठीक है, और बी से सी पॉइंट तक आपके वायर का क्यू वाला पोर्शन है। अब ए से आर पॉइंट तक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, ठीक है। आर से ओ पॉइंट तक कुछ भी नहीं कनेक्टेड है। ओ से बी पॉइंट तक क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और ओ से सपोज करो ये सी पॉइंट है, ओ से सी पॉइंट के बीच कौन कनेक्टेड है, शंट कनेक्टेड है, मतलब फिक्स्ड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। अब जब आर बाई पी, ये पी है ना, अब जब आर बाई पी होगा और एस बाई क्यू होगा तो ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगी। ऐसे केस को हम बोलते हैं नल पॉइंट, तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसपे गैल्वेनोमीटर की कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती। बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना रहा है एक तरीके से। अगर इस डायग्राम को देखो तो ये क्या बना रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना ले रहा है, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पे लेंथ के हिसाब से, अब यहाँ देखो हमने वहाँ पे एक वायर को भी ऐड किया है और एक ई को भी ऐड की, एक की को भी ऐड किया है। की क्या करती है, करंट सप्लाई करती है। जब हम यहाँ वोल्टेज लगाएंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच आएगा और तभी करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो बेसिकली अब हम ये बात जानते हैं कि हमारा ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है कैसा बन रहा है, ये कुछ इसी टाइप का सर्किट बन रहा है और यहाँ पे हम इस टाइप का रेजिस्टर ऐड कर देना है। तो यही होता है आपका मीटर ब्रिज इन अ नटशेल, और इसी को हमें समझना होता है। अब मीटर ब्रिज का हम यूज़ क्यों करते हैं, मीटर ब्रिज का बेसिकली यूज़ हम ईएमएफ कंपैरिजन में करते हैं। जैसे यहाँ पे तुम दो बार अलग अलग बैटरीज को लगा लो तो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम अलग अलग आरबी के लिए, मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग लेंथ निकाल सकते हैं नल पॉइंट की। भाई ये लेंथ वेरी करा के ही तुम रेजिस्टेंस वेरी करा रहे हो, तो अलग अलग आरबी के लिए अलग अलग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अरे जाहिर सी बात है, तुम इस वैल्यू को बढ़ाओगे तो नीचे की वैल्यू को तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि इनका रेशियो और यहाँ का रेशियो सेम है। तो बेसिकली ये तीन वेरिएबल क्वांटिटी है, पी क्यू और आर बी, ये तीन वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। इनके बीच बहुत अच्छा से ग्राफ भी पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, वो आप इंजीनियरिंग में ही पढ़ना, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक। तो अब हमने बेसिकली डिस्कस कर ली केवीएल केसीएल। आफ्टर डिस्कसिंग केवीएल केसीएल हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक सर्किट थ्योरी पे, मैं आपसे वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिक सर्किट थ्योरी की ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली केवीएल केसीएल यूज़ करके अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, फालतू की इक्वेशंस बनाओ। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूँ। बैटरी का बड़ा डंडा इधर है, ये 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट का इधर, 8 वोल्ट इधर, 8 वोल्ट इधर, ठीक। छोटा डंडा इधर है तो ये 0। अच्छा ये रजिस्टर लगा है तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जैसे हम इधर रेजिस्टेंस डायरेक्टली ले नहीं सकते, ठीक। इसके बाद 0 इधर और 4 वोल्ट इधर,
लिख सकते हैं? एक्चुअली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 8 इधर है 10 और ये क्या कहते हैं 10 इधर है, आइए अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेसिक सर्किट थ्योरी के। अगर आपने ये पॉइंट 0 ले लिया तो ये पॉइंट क्या होगा 10, और ये भी पॉइंट क्या होगा 0, ये पॉइंट क्या होगा 0। अब देखो 0 से हम जा रहे हैं, बैटरी उल्टी लगी हुई है, तो हमें बेसिकली हमें ये बात पता है कि अगर इस बैटरी को हम ले लें तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट, और इस पॉइंट पे क्या है 0। बेसिकली VA माइनस VB आपकी बैटरी होती है भाई, VA माइनस VB तो होगा ना 8 वोल्ट, और VA पे पोटेंशियल कितना है 0, तो VB पे पोटेंशियल कितना हुआ -8 वोल्ट, तो VB पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया 8 वोल्ट। अब देखो अब करना क्या है, 8 और 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, मतलब 10 से 8 की तरफ, और कितना फ्लो करेगा 10 - 8/2 ही फ्लो करेगा ना, 10 - 8/2। अब 10 - 8/2 क्या हो गया, मतलब 2/2 1, तो 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो किया। बेसिकली हम यूज़ KVL ही KCL कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को हम फाइंड कर ले रहे हैं नोड पे, और यहाँ पे हम KCL अप्लाई करके निकाल ले रहे हैं ओम्स लॉ KCL को, ठीक। अब देखो यहाँ 10 और 0 का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट किधर फ्लो करेगा इस तरफ, रेजिस्टर लगा हुआ है, 10/2 5 एम्पियर इधर फ्लो किया। अब इधर की बारी, तुमने इधर लगाया था 10 और बैटरी कितने की लगी 4 वोल्ट की, तो बेसिकली इधर का वोल्टेज है 10, इधर का हमको नहीं पता, इधर है 4 वोल्ट। बेसिकली होता है VA माइनस VB, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, VA माइनस VB बराबर है 4 वोल्ट के, और VA क्या है 10 वोल्ट के, तो VB बराबर हो गया -6 वोल्ट, मतलब इधर का पोटेंशियल हो गया -6। हायर पोटेंशियल कौन है 0 है, तो 0 से 6 की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो 0 - -6/2 3 एम्पियर इस तरफ फ्लो किया, 3 एम्पियर इस तरफ फ्लो किया। अब इस चीज़ को तुम करेक्ट भी कर सकते हो, मतलब जो तुमने निकाला है क्या वो चीज़ करेक्ट है कि नहीं, ये भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। हायर से लोअर की तरफ है, इधर भी हायर से लोअर की तरफ है, और इस तरफ करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर की तरफ, ठीक। यहाँ से जो 3 एम्पियर करंट आ रहा है यूजिंग KCL, आप इस पॉइंट पे देख लो, वो आपकी वैल्यू सारी करेक्ट ही आ रही होगी, ठीक, ओके। इसी तरीके से ये नीचे के सारे क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस कर लेना, और मैं एक आध क्वेश्चन अभी आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे सेकंड थर्ड आप कर लो, मैं फोर्थ आपको बताता हूँ कैसे हुआ। बेसिकली अगर ये 0 तो ये -2, अच्छा ये पॉइंट भी 0 तो ये +2, क्योंकि यहाँ बैटरी लगी हुई है। अब ये पॉइंट 0 तो ये पॉइंट हो गया +2, ठीक, और ये पॉइंट +2, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो बेसिकली ये केस ऐसा है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB = 6, तो मतलब 2 - 6 बराबर VB, तो VB यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा -4 वोल्ट। हायर कौन है, तो हायर है, तो 2 से 4 की तरफ करंट फ्लो करेगा, तो 2 - -4/2, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन 2 करेंगे, मतलब रजिस्टर की वैल्यू तो 2 है ना, तो 6/2 मतलब 3 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा। अच्छा, अब इसके बाद 2 इधर लगा है, 4 वोल्ट की बैटरी इधर है, तो बेसिकली होगा क्या कि देखो 4 वोल्ट की बैटरी इधर है, 2 इधर लगा हुआ है, तो हम जान रहे हैं कि VA माइनस VB हमारा क्या होने वाला है 4 होने वाला है, VB हमको निकालना है, VB हमें पता नहीं है,
तो वी बी बराबर होगा वी ए माइनस 4, मतलब 2 माइनस 4 मतलब -2, मतलब इधर का पोटेंशियल क्या हो गया -2। अब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ करंट फ्लो करेगा, मतलब 0 से 2, तो 0 माइनस 2 अपॉन 2, ये हो गया 1 एम्पियर। बेसिकली यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर। अब यहाँ 2 से -2 हायर पोटेंशियल कौन 2, तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है करंट, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2, तो 2 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेगा। बेसिकली यही बेसिक सर्किट थ्योरी है, ऐसे ही सारे सर्किट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक 5th तक आपके सर्किट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब 6th वाले में देखो, मैं जो आपको 6th सर्किट पढ़ा रहा हूँ वो देखना आप। 6th वाले सर्किट में अगर मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ तो यहाँ पे मेरा 6 आएगा क्योंकि यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, और यहाँ 0 मानता हूँ तो यहाँ पे मेरा 4 आएगा क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा, और यहाँ पे मेरा -2 आएगा। अब इसके आगे तुम पोटेंशियल नहीं लिख सकते हो, इसके आगे पोटेंशियल इसलिए नहीं लिख सकते हो क्योंकि आगे लगा है सब रजिस्टर, और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। यहाँ -2 का पोटेंशियल है और यहाँ पे +4 का है और यहाँ +6 का है। तो अब बेसिकली करो क्या, तुम x का पोटेंशियल यहाँ पे मान लो, तो वो x का पोटेंशियल यहाँ भी आएगा और x का पोटेंशियल यहाँ भी आएगा। अब हमारा धर्म है कि हम पहले x को निकालें, और हम ये बात बोल देते हैं कि x जो है वो हायर पोटेंशियल पे रहा होगा। x किस पे रहा होगा, x वॉज हायर देन 4, से इट वॉज हायर देन 4। अगर ये 4 पोटेंशियल से हायर रहा होगा, ठीक है, या आप बोल देते हैं x वॉज पॉजिटिव पोटेंशियल, x वॉज पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर x पॉजिटिव रहा, ठीक है, या तो इसके लिए एक सिंपल काम आप ये करो कि x को आप बड़ा मान लो 6 से। अगर x बड़े वोल्टेज से बड़ा है तो इसका मतलब हमारा करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल लोअर, मतलब x से 4 की तरफ, x से 6 की तरफ और x से -2 की तरफ। अच्छा, ये करंट की फ्लो, ये करंट कितना आ रहा है यहाँ पे करंट निकालोगे तो ये x -2 अपॉन 2 आएगा, मतलब x + 2/2, और इधर क्या आएगा x - 4/2, और इधर करंट क्या आएगा x - 6/2। इस नोड पे अगर तुम देखो तो बेसिकली करंट ऐसे ऐसे निकला, सारे करंट आउटगोइंग थे क्या नोड से, बिल्कुल आउटगोइंग थे। तो इन सारे करंट्स को ऐड करके किसके इक्वलाइज कर सकते हैं हम लोग, 0 के। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको मिलता है 3x बराबर 3x - 8 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 8/3। जब आपको x मिल गया तो क्या आप x को रख के यहाँ पे वोल्टेज नहीं डिसाइड कर सकते हो, अरे x आपका 8/3 है, ठीक है, x यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, मतलब ये वाली करंट की डायरेक्शन सही है, पर ये वाली करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। कहने का अर्थ ये, मतलब इस x को यहाँ पे प्लेस करके आप करंट की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके यहाँ तक लग जाएंगे। इस वाले सवाल को अगर आप ध्यान से देखो, मैं जिस सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ 9th वाले को, तो अगर आप यहाँ पे 0 मानते हो तो यहाँ पे क्या आएगा पोटेंशियल 6, और यहाँ 0 मानते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा 2, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पर 0 मानते हो तो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा -2। अब इसके आगे पोटेंशियल को आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि आप इसके आगे पोटेंशियल को लिख नहीं सकते हो तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, मान लो x। अब इसके आगे पोटेंशियल लिख नहीं सकते हो, कितना पॉइंट बचा, तो 2 पॉइंट्स। तो यहाँ अगर पोटेंशियल y मान लो तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, y। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल है y, यहाँ पे है 4, तो बेसिकली ये ऐसे सेल यहाँ पे बना है 4 का, और VA - VB हमारा है 4, मतलब y - VB हमारा क्या है 4, तो VB क्या होगा y - 4। अब तुम्हें सारे पॉइंट के पोटेंशियल पता है, x और y पता है। देखो बेसिकली वेरिएबल कितना निकालना है हमको, 2। तो एट मोस्ट हमको करंट की कितनी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, x और y में हमें 2 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मतलब आप एक बार इस तरफ सारा करंट मान के एक बार इक्वेशन निकालोगे, और एक बार y को आप हायर पोटेंशियल में मान के सारे करंट की इक्वेशन आप निकालोगे, फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आज के हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं 3D रेजिस्टेंसेस। व्हाट आर 3D रेजिस्टेंसेस, हाउ वी कनेक्टेड। बेसिकली अगर आप एक ट्राइंगुलर पिरामिड देखो, और ट्राइंगुलर पिरामिड की हर एक साइड आपकी रेजिस्टेंस R की बनी,
तो नेट रेजिस्टेंस किसी भी दो एजेस के बीच क्या होगा, हमें ये निकालना है। अगर तो अगर हम टॉप व्यू से इस चीज़ को देखते हैं, बेसिकली हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली इट्स अ व्हीट स्टोन ब्रिज इस टाइप का। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलती है, R/2। इट वॉज अ सिंपल 3D फिगर। वैसे ही अब आप स्क्वायर पिरामिड ट्राई करो, सेम चीज़ है। आप टॉप व्यू से देखोगे, ठीक, आप जब टॉप व्यू से देखोगे तो आपको आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है और वर्टिकल सिमेट्री भी है। ड्यू टू वर्टिकल सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री हम क्या कह सकते हैं, इन दो पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इन दो पॉइंट्स को अगर हमने इन दो पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर दिया तो बेसिकली हमें फिगर इस टाइप का मिला। अगर हमको फिगर इस टाइप का मिला तो बेसिकली इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो 16R/90 आएगी, 16R/90 या 8R/45 आएगी, ठीक है। मे भी कैलकुलेशन में एरर हो, देख लेना एक बार इसको करके। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमारी आज की है वो है क्यूबिक रेजिस्टेंस की। सपोज इस टाइप का क्यूब है, तो अब क्यूब में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कई तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो अलॉन्ग एच पूछ सकते हैं, मान लो अलॉन्ग AB पूछ लें, या अलॉन्ग CD पूछ लें, या अलॉन्ग BD पूछ लें, तो ये अलॉन्ग एच कहलाता है। किसी भी एच से हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, CG के अलॉन्ग या EG के अलॉन्ग। अक्रॉस बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे A से अगर तुम E पॉइंट को कनेक्ट करो, आमने सामने के पॉइंट्स को, या तुम F से C को कनेक्ट करो, या तो तुम H से D को कनेक्ट करो, या तो तुम B से G को कनेक्ट करो, तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है। और इनकी लेंथ होती है A√3, वो सब तुम लोग को केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत, मैथ्स वगैरह में भी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फेस डायगोनल की। हर एक फेस पे भी डायगोनल होता है इस टाइप का। अरे भाई हर एक फेस स्क्वायर है, फेस और स्क्वायर का डायगोनल तो होता ही है, तो फेस डायगोनल के अलॉन्ग भी हम रेजिस्टेंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अलॉन्ग बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या क्या हो सकते हैं, 1-6 हो सकता है, ठीक है, ये आपका 1 है या 6 है, मतलब ये 1-6, या तो आपका 2-5 हो सकता है, या तो आपका 3-8 हो सकता है, या तो आपका 4-7 हो सकता है। अब अगर आपको 1 से 6 पहुंचना है, 1 से 6 पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंच सकते हो, आप या तो ये कर सकते हो कि 1 से आप 8 पहुंचो और 8 से आप 6 पहुंचो, मतलब 1 से 8 आप एज चले और 8 से 6 आप कैसे चले, फेस चले। तो अच्छा सेम पाथ और कैसे हो सकता है, 1 से 4 आप एज चले और 4 से 6 आप कैसे चले, फेस चले। फिर उसके बाद आप 1 से 2 आप कैसे चले, एज, और 2 से 6 आप कैसे चले, फेस चले, ठीक है, समझना ध्यान से इसको। अब इसके बाद अगर आपको फिर से 1 और 6 तक जाना है तो आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 1 से 5 जाओ फेस, और 5 से 6 कैसे जाओ, एज, उल्टा चलना है, 1 से 5 फेस, 5 से 6 एज। वैसे ही अगर आप 1 से 3 जाओगे तो फेस, और 3 से 6 एज। और फिर अगर आप वैसे ही 1 से 7 जाओगे, 7 से 6 जाओगे, तब भी आप फेस और एज वाले ही फॉर्मूले से चल रहे हो। अच्छा 8-4-2 हमें डायग्रामेटिकली ये दिख रहा है कि सेम पोटेंशियल पे है, और 3-5-7 भी हमें क्या डायग्रामेटिकली दिख रहा है कि ये भी आपका सेम पोटेंशियल पे है। यूजिंग दिस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1 और 6 दो पॉइंट है, इनके बीच हमारा पोटेंशियल क्या क्या है, 3-5-7 और 8-4-2। अच्छा इस टाइप से हमने पोटेंशियल्स को लिख लिया। अभी रजिस्टर डायग्राम को मत, अभी हमने पोटेंशियल को लिख लिया। अच्छा अब इसके बाद 1 से 8, ठीक है, 1 से 8 मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, मैं थोड़ा सा इसका वो हटा देता हूँ फॉन्ट साइज, तब आपको क्लियरली दिखेगा। 1 से 8 एक रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ लगा दिया। फिर 1 से 4 भी एक रेजिस्टेंस है, वो लगा दिया। फिर 1 से 2 एक रेजिस्टेंस है, हमने वो भी लगा दिया। वैसे ही 6 से 7 एक रेजिस्टेंस होगी, हम लगा दे रहे हैं। 6 से 3 भी एक रेजिस्टेंस होगी, हम वो भी लगा दे रहे हैं। और 6 से 5 एक रेजिस्टेंस होगी, हम वो लगा दे रहे हैं। अब देखो 8, 4, 2 और 3, 5, 7 है, ठीक है। 8 और 3 के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि 8 इधर है और 3 इधर है, इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन
8 और 5 के बीच है और 8 और 7 के बीच है, तो 2 रेजिस्टेंस इसकी हो गई। वैसे अगर 4 को देखो तो 4 और 2 के बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, लेकिन 4 3 और 4 5 के बीच तो ये रेजिस्टेंस है ही, वो लगाओगे ही। इसके बाद 2 को अगर तुम देखो तो 2 से तुम 7 जा सकते हो, 5 नहीं जा सकते हो, और 2 से तुम 3 जा सकते हो, तो ओवरऑल 6 रेजिस्टेंस इधर पैरेलल में हो गई। तो अगर हम उसको इस टाइप से रखें तो हमें बेसिकली रिजल्ट क्या मिलता है, 5R/6। वैसे ही अलॉन्ग एज भी वैसे ही हम नापते हैं, तो अलॉन्ग एज अगर हम नापेंगे तो 1 से 2 मान लो हम बोलते हैं, तो 1 से 4 और 8, इस हिसाब से हम एज को नापते हैं। एच के लिए इस टाइप का इक्विवेलेंट डायग्राम बनता है, उस इक्विवेलेंट डायग्राम को अगर हम रखेंगे तो 7R/12 आंसर आएगा। अलॉन्ग फेस डायगोनल देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लो तुम अलॉन्ग फेस डायगोनल देखना चाहते हो 4 और 7 के बीच, तो बेसिकली ये जो पार्ट है एक तरीके से ये क्यूब को आधा कर रहा है। इमेजिन करो एक तरीके से क्यूब को आधा कर रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से देखें तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बना रहा है, क्योंकि सारी रेजिस्टेंस आर की थी। तो क्या ये पार्ट हम गायब कर सकते हैं, मतलब क्या ये पार्ट 4 5 वाला पार्ट और ये जो 7 6 वाला पार्ट है, क्या इसको गायब किया जा सकता है? बिल्कुल गायब किया जा सकता है। अब इसके बाद आपको इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस पूछी थी, अगर आप इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस देखो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि 3R पैरेलल टू R होगा, तो 3R/2। ठीक है, क्यूब में बेसिकली इतना ही हार्ड क्वेश्चन बनता है। अब क्या होता है, एज फेस और बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आपने क्यूब में रेजिस्टर कैसे निकाला, उसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले R लिख दो और यहाँ पे ऐसे फिगर बना दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 तक नंबरिंग करो। 7R/12 आपकी एज के अलॉन्ग है, फेस के अलॉन्ग 3R/4 है, और बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आपकी 5/6 है। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर। एंड आज के जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, वो आप वहाँ से लगा देना।